तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिएगा एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के इस सेशन में पहला प्रश्न रहेगा, आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा। आर्दिशिका, आम्र, आपाक, आमला। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा हिंदी भाषा में। आमलक का तद्भव शब्द होता है आंवला। क्या होगा? आंवला। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा। तृण, तिक्त, ताम्र, त्वरित। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो तिनका का तत्सम शब्द क्या होता है? तो तिनका का तत्सम शब्द होता है तृण। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, तकदीर शब्द है। तकदीर कैसा शब्द है? तत्सम, फारसी, तद्भव, अरबी। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पूरा टेस्ट लगाइएगा, पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, और लास्ट में बताइएगा कि इन 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं। तकदीर शब्द कैसा शब्द है? तकदीर जो है ना ये अरबी भाषा का शब्द है। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे कि अरबी भाषा के शब्द में गलीचा, तकिया, तारीख, ये आपके अरबी भाषा के शब्द हो जाते हैं। फारसी भाषा के शब्द दबा, दीवार, नमक, ये आपके फारसी भाषा के शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका तकदीर जो है ना ये अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये आपको बताना है। देखिए पीढ़ी जो है ना, पीढ़ी, ये तत्सम शब्द नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं। अव्यय, वचन, क्रिया, लिंग। इस प्रश्न पर आप लोग 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं अव्यय। क्या कहते हैं? अव्यय। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है ये आपको बताना है। तो धीरे चलो यानी धीरे चलो, तो इसमें कौन सा अव्यय का प्रकार होगा? क्रिया विशेषण। यानी आप बोल रहे हैं एक व्यक्ति से कि ज़्यादा तेज मत चलो नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है, धीरे चलो, सोच समझ कर चलो, यानी वो बंदा अपनी क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है ये आपको बताना है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा सभी बच्चे। अगर हम बात करें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिणाम अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अधिक, आधिकारिक, पूर्णता, सर्वथा, कुछ, काफ़ी, थोड़ा, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा, तिल तिल, एक एक, पर्याप्त, आदि, जितना, कुछ। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि इसमें ये दिया है कि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हैं, तो इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा?
क्योंकि जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संज्ञा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? बारी बारी, भीतर, आज, यथासंभव। कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? आज जो है ना, आज, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे कि आज, काल, काल का मतलब क्या होता है? आज या कल, तो ये काल के अंतर्गत आ जाते हैं, तो यह हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। अगर मैं बात करूं कालवाचक क्रिया विशेषण की, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब, तक, जब, कब, परसों, कल, पहले, पीछे, कभी, अभी, तक, अभी अभी, बार बार। तो ये सभी शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि आज, तो आज में आपका कालवाचक क्रिया विशेषण आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह तेज दौड़ता है, तुम यहीं ठहरो, सारे कलाकार ऊपर है, धूप में चला नहीं जाता। तो इसमें जो आपका डी वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धूप में चला नहीं जाता। इसमें इस क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है यह आपको बताना है। मोहन से खाया नहीं जाता, मोहन से खाया नहीं जाता, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह गलती से होने से खालिस्तान डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? वह गलती होने से, बहुत तेज, अचानक, धीरे धीरे। इस खाली रिक्त स्थान को आपको पूरा करना है। वह गलती होने से बहुत डरती है, तो यहाँ पर बहुत आ जाएगा। वो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, देवपण का संधि विच्छेद क्या होगा? 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। लगभग सभी एग्जाम में ये प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, देवपण का संधि विच्छेद क्या होगा? जब आप इसकी संधि करेंगे तो इसकी संधि हो जाएगी देवी धन अर्पण। मान लीजिए अगर पेपर में पूछा जाए कि देवर्पण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, संधि का नाम क्या होगा, तो आपको ध्यान में रखना है यण स्वर संधि इसमें हो जाएगी देवर्पण में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, अपनापन, समझदार। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है कि स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? स्टार्टिंग का शब्द अन। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है? इंद्रजीत, इष्ट, इंद्रजीत या इप्सित। 5 स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है? तो इंद्रियों को वश में रखने वाला कहलाता है इंद्रिय जीत, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, जिसका अनुभव किया गया हो कहलाता है अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य या अनुभाव। जिसका अनुभव किया गया हो क्या कहलाता है? तो जिसका अनुभव किया गया हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनुभूत, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, अनिर्वचनीय शब्द का सही शब्द क्या है? अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है।
मन को आनंदित करने वाला, जिसको प्राप्त ना किया जा सके, जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या होता है? इसका सही अर्थ होता है जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, यानी डी ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। वकील किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए वकील जो है ना, ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? संयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? सुरेश जो है ना, ये उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महिमा, माँ, माँ, महिमा। लास्ट वाला, स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो प्रत्यय होगा। तो महिमा, माँ, माँ, इमा, महिमा, इमा, इमा निकल रहा है इसमें। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। विपत्ति आना, खरी खोटी सुनाना, कर्तव्य पूरा करना, आलोचना करना। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आड़े हाथों लेना यानी कि खरी खोटी सुनाना। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, सम्मान बढ़ाना। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? तो सूरज को दीपक दिखाना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन 5 आनन हैं जिनके। पंचानन आप ये भी कह सकते हैं। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चंस है, क्योंकि पंचानन जहाँ पर संख्यावाची शब्द होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है संख्यावाची शब्द है, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात यह है कि पंचानन में कौन सा समास होगा? जहाँ पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाते हैं वहाँ पर बहुप्रिय समास होता है। तो पंचानन का समास विग्रह करने पर बनता है कि 5 आनन हैं जिसके, यानी शंकर भगवान। इसमें शिव का सांस्कृतिक आने पर यहाँ पर बहुप्रिय समास होता है। तो इसमें बहुप्रिय समास होगा या द्विगु समास होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इसे यहाँ पर बहुप्रिय समास होना चाहिए, क्योंकि ये संख्यावाची भी शब्द है। तो काफ़ी बच्चे कहेंगे कि इसमें जो है बहुप्रिय समास नहीं होगा। तो आपके हिसाब से क्या होगा, बहुप्रिय होगा या द्विगु होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। युद्ध की इच्छा रखने वाला, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। युद्ध की इच्छा रखने वाला इसको क्या कहते हैं? तो युद्ध की इच्छा रखने वाला इसको कहते हैं युयुत्सु। क्या कहते हैं? युयुत्सु कहते हैं इसको हम। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन क्या है? दिशाएं ही अनेक, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, इसको क्या कहते हैं? विशंबर, दिक्पाल, पैगंबर, दिगंबर। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं इनको क्या कहते हैं? तो दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं इनको कहते हैं दिगंबर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसको क्या कहते हैं? आशु कवि,
कुशाग्र, आशुलिपि या विद्वान। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आशु कवि। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। तृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मकरंद, सहचर, रसिका या लिप्सा। तृष्णा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तृष्णा का पर्यायवाची शब्द होता है लिप्सा। देखिए, पर्यायवाची और विलोम शब्द को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, समझिए कि किसमें क्या पर्यायवाची होगा और किसमें क्या विलोम शब्द होगा, रटने की जरूरत नहीं है। उच्च कल का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? शॉर्ट हो सके शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पेपर में ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे और टाइम की भी बचत होगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। उच्च कल का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? सामान्य, परिवर्ती, रूढ़िवादी, विनम्र। उच्च खल का विलोमार्थक शब्द होता है विनम्र, यानी ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द क्या होगा? कथित, किंवदंती, औपचारिक, उल्लेखनीय। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द क्या होगा? वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो इसके लिए किंवदंती होता है, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी 5 स्टार लगा लीजिए आप लोग। निष्कपट में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? स्टार्टिंग का शब्द जो है आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द प्रत्यय होता है, ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्रत्यय शब्द निर्मित है, संधि मान लीजिए या निर्मित शब्द मान लीजिए प्रत्यय प्रतिधन अय, इसका संधि जब आप करेंगे तो संधि क्या होगी? प्रतिधन अय, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सचिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी अब हाल ही में एग्जाम हुआ था फरवरी में, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि सचिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सत्य धन चित्त धन आनंद। अगर मान लीजिए पेपर में ये पूछ लिया जाए कि सचिदानंद में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो सचिदानंद शब्द में प्रयुक्त संधि क्या होगी? तो इसमें संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी जो बातें हैं इन्हें आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ क्या होता है? मसूर की दाल का महंगा होना, मूर्ख अच्छी वस्तु की कदर नहीं करते, अपने को बड़े व्यक्तियों में गिनना, अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद। यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। चित पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है? खुशियां मनाना, अत्यंत प्रिय होना, शोभा बढ़ाना, सदा स्मरण रहना। चित पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। चित पर चढ़ना यानी सदा स्मरण रहना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लोक त्रुटि का अर्थ बताइए। असरफियाँ लूटे कोयलों पर मोहर। असरफियाँ लूटे कोयलों पर मोहर, इसका अर्थ क्या होता है? असरफियाँ लूटे कोयलों पर मोहर, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लोक त्रुटि कह सकते हैं, मुहावरे भी कह सकते हैं आप लोग, और अर्थ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कावड़ का अर्थ क्या होता है? शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर की बातें करना। हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गाइस असंगत बातें करना। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न, अति उत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। अति उत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अति धन उत्तम, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गर्भ शून्य शब्द में समास क्या होगा? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है कि गर्भ शून्य, यानी गर्भ से शून्य, तो गर्भ से शून्य में कौन सा समास होगा ये पूछा जा रहा है। तो आपने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा कि कर्ता ने को, कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से में आ रहा है ना, करण से, गर्भ से शून्य, गर्भ से शून्य, बीच में से आ रहा है तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। अगर मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना कि कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी बातें होती हैं, आपको ध्यान में रखना है, आपको क्वेश्चंस कर लेंगे। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, खालिस्तान दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है? धर्मानुसार, धर्मनिरपेक्ष, धर्म सम्मत, धर्म सापेक्ष। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है धर्मनिरपेक्ष, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? भानु, वृक्ष, ऐतिहासिक, आकांक्षा। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। आकांक्षा, ये आपकी शुद्ध वर्तनी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है? निशा, रजनी, विवाहभरी, दिवस। कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना। तो रजनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये आपको बताना है। दिवस जो है ना ये रजनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और निशा हुआ, रजनी हुआ, विवाहभरी हुआ, ये रजनी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। जैसे कि रजनी, यामिनी, रात, रात्रि, रैन, राका, निशा, ये सभी शब्द रजनी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, आधी रात का समय क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। 5 स्टार नहीं 10 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। आधी रात का समय क्या कहलाता है? तो आधी रात का समय कहलाता है निशीथ। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 93 से 95 निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थक शब्द चुनिए। कर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा, या विलोम शब्द भी बोल सकते हैं आप लोग। तो कर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? कनिष्ठ, शिक्त, अपकर्षण, विकर्षण। कर्षण विकर्षण होता है, यानी डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सुसुप्त का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? श्रेष्ठ, जागृत, मृत या कृतज्ञ। सुसुप्त का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? सुसुप्त का विपरीत अर्थक शब्द होता है जागृत। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। विहित का विपरीत अर्थक शब्द? सुगम, असित, निषेध, स्थूल। विहित का विपरीत अर्थक शब्द होता है निषेध, यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दीर्घायु, शुद्ध शब्द की पहचान कर। दीर्घायु कैसे लिखा जाता है? दीर्घायु को लिखने का तरीका क्या है? देखिए, दीर्घायु ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बताइए। नौका का पर्यायवाची शब्द होता है तरी, इसको हम कहते हैं तरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों कालों को जानने वाला को क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ, त्रिकालदर्शी, त्रिकुटी, त्राता। तीनों कालों को जानने वाला को क्या कहते हैं? तीनों कालों को जानने वाला को कहते हैं त्रिकालज्ञ। क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होता है भाई? संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होता है? सांस्कृतिक होता है। सप्तधन ऋषि, इसमें कौन सी संधि है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। सप्तधन ऋषि गुण संधि हो जाएगी। अच्छा, सप्त ऋषि में कौन सा समास होगा ये आपको
कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की परीक्षा के लिए हिंदी के लगभग 50 प्रश्न डिस्कस किए हैं। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे, ठीक है। अगर आपने 50 में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताए होंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।